निकुंज, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ हमारे लिए। Mr. Ramaswamy of Chennai placed an order with Mr. Shah of Ahmedabad for supply of urad dal on 10th November at a contracted price of rupees 40 per kg. The order was for the supply of 10 tons within a month's time, with before 9 December. On 4 December, Mr. Shah wrote letter to Mr. Ramaswamy stating that the price of urad dal was skyrocketing at 2 rupees 50 per kg, and he would not be able to supply as per original contract. The price of urad dal rose to rupees 53 on 9 December. Advised Mr. Ramaswamy, citing the legal position. क्वेश्चन किस टॉपिक से है, बताओ। क्वेश्चन किस टॉपिक से है? एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है, बिल्कुल सही है। उसमें भी एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, तो आपको ये पूरे रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, एक्चुअल ब्रीच के और एंटिसिपेटरी ब्रीच के। और आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि सर यदि जब 4 तारीख को ही उन्होंने मना कर दिया था कि मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब दो ऑप्शन है सामने वाली पार्टी के पास में, सेकंड पार्टी के पास में दो ऑप्शन है कि या तो उसी तारीख को 4 तारीख को ये मान ले कि ब्रीच हो चुका है और 4 तारीख को जो मार्केट प्राइस थी और माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उस हिसाब से अपने डैमेजेस वसूल ले। यानी कि 4 तारीख को कितनी मार्केट प्राइस थी यार? 4 तारीख को जब उन्होंने मना किया था, ऑन 4 जब उन्होंने मना किया था, प्राइस वॉज रुपीज 50 पर केजी। ठीक है, यानी कि 50 माइनस 40 इंटू, फॉर एग्जाम्पल जैसे 500 केजीज दाल के लिए था तो 5,000 रुपए का डैमेजेस वसूल सकते हैं यहाँ पर, यदि एंटिसिपेटरी ब्रीच वाली तारीख को ही इन्होंने मान लिया कि अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। लेकिन यदि इन्होंने वेट करने का मानस बनाया कि सर 9th तक, मैं तो एक्चुअल डेट तक पार्टी का वेट करूंगा, क्या पता वो दाल को सप्लाई करते हुए, तो 9th तक रूल्स क्या होते हैं कि सर अब यदि फिर पार्टी नंबर 1 ने मना करने के बाद में भी दाल सप्लाई की एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है, तो फिर अब उनको सेकंड पार्टी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, यदि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्कमस्टेंस बन रही है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो पार्टी नंबर 1 रिलीज भी हो जाएगी। और नंबर 3 कि सर यदि 9th को भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो फिर 9th को जो मार्केट प्राइस थी माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उस हिसाब से डैमेजेस तय होंगे। 9th को मार्केट प्राइस थी आपकी 53rd और 9th दिसंबर, तो 53 माइनस 40 यानी कि 13 रुपए के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 500 किलो का 6,500 रुपया, 6,500 रुपया आप डैमेजेस वसूल सकते हैं। इस तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन करके एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, उनके रूल्स और उस हिसाब से डैमेजेस जो है वो सारे आपको कैलकुलेट करके पूरा एग्जाम में बताना होगा। हो गया भाई क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकुंज। PM Limited contracts with Gupta Traders to make and deliver certain machinery to them by 30 June 2017 for 21.50 lakhs. Due to labor strike, PM Limited could not manufacture and deliver the machinery to Gupta Traders. Traders procured the machinery from the manufacturer for 22.75 lakhs. Gupta Traders was also prevented from performing a contract which it had made with Zenith Traders at the time of their contract with PM Limited and were compelled to pay compensation for breach of contract. Calculate the amount of compensation which Gupta Traders can claim for PM Limited, referring to the legal provision of the Indian Contract Act 1872. सर ये क्वेश्चन ऐसा सिमिलर अपन कर चुके हैं ना, पीएम लिमिटेड, गुप्ता ट्रेडर्स, जेनिथ लिमिटेड। सर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है रे कि सर ये एक तो बेस्ड है कि सर पहला सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 के बीच में, जहां पर पार्टी नंबर 1 ने यहाँ पर एक मशीन सप्लाई करने की बात करी है। ठीक है, कितने रुपए में?
सर ये मशीन सप्लाई करने की बात करी गई है 21.5 लाख रुपए में, ठीक है, 21.5 लाख रुपए में सप्लाई करने की बात हुई थी, लेकिन ये उस दिन कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनकी फैक्ट्री में क्या हो गया था, लेबर स्ट्राइक हो गया था, इसलिए ये लोग कर नहीं पाए। अब लेबर स्ट्राइक हो गया था, नंबर 1। और फिर इसको ये सेकंड नंबर पार्टी को कहां से ऑब्टेन करनी पड़ी? 22.5 लाख 22.75 लाख रुपीस में मार्केट से खरीदनी पड़ गई। तो सर आपको ये सबसे पहले, जहां पर भी आप वर्ड लेबर स्ट्राइक देखो ना, आपके दिमाग में एक चमक आनी चाहिए कि सर जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तब तक लेबर स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि पीएम लिमिटेड और गुप्ता ट्रेडर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पीएम लिमिटेड ने ये डिसाइड कर लिया था कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि यदि लेबर स्ट्राइक के कारण मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, यदि ऐसा लिख दिया था तब तो ठीक है, बच जाएगा। लेकिन यदि नहीं लिखा, देन लेबर स्ट्राइक कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर अब गुप्ता ट्रेडर्स को वो मशीनरी प्रोक्योर करनी पड़ी 22.75 लाख रुपए में मार्केट से, यानी सीधा सीधा डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना हो रहा है कि सर 22.75 माइनस 21.5, 1.25 लाख रुपए का नुकसान जो हो रहा है वो पीएम लिमिटेड से गुप्ता ट्रेडर्स, जो गुप्ता ट्रेडर्स को नॉन परफॉर्मेंस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ, वो पीएम लिमिटेड से गुप्ता ट्रेडर्स वसूल सकते हैं। ठीक है, अब गुप्ता ट्रेडर्स जो थे वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज मेड विद जेनिथ ट्रेडर्स। यानी कि अब सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये पार्टी नंबर 2 और पार्टी नंबर 3 के बीच में बन रहा है। अब क्या हुआ, ये जो पार्टी नंबर 2 थी मशीनरी लेट परचेज कर पाए क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो ये इन्होंने पार्टी नंबर 3 के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इस मशीन को लेके, वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो सर अब इधर से होने वाला जो घाटा है क्या वो भी पार्टी नंबर 2 पार्टी नंबर 1 से वसूल सकती है? तो सर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टी नंबर 2 ने इस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पार्टी नंबर 1 को कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अवेयर करा था या नहीं करा था। यदि अवेयर कर दिया था तो फिर पार्टी नंबर 2 यहां पर जो डैमेजेस हो रहा है वो भी पार्टी नंबर 1 से वसूल पाएगी। यदि सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फर्स्ट पार्टी को नहीं बताया था तो फिर नहीं वसूल पाएगी। और इसे इसमें रूल कौन सा लगता है, कौन सा केस लॉ लगता है सर? हेडली वर्सेस बक्सेंडेल। जहां पर भी ऑर्डिनरी डैमेज स्पेशल डैमेज की बात आ रही है ना, वहां पर आपको हेडली वर्सेस बक्सेंडेल रूल को याद रखना है। बोलो सर, एक बार वापस क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16, किसी को कोई डाउट? तो आपको ऐसा लिखना है, यदि पहले से सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फर्स्ट वाले को बता दिया गया था तब तो ये वाले डैमेजेस भी वसूल पाएंगे, अदरवाइज नहीं वसूल पाएंगे। ठीक है सर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस और नो कनोडिया, समझ आ रहा है तेरे को? हिमांशी, ईशा, पलक, रिया, शिवम, आज तो मोहित अग्रवाल ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया आगे क्लास में। कैसा भी मोहित तू? सर मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हैं? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। यस सर। यस, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। अपने वीडियो फटाफट ऑन करो, कितनी बार बोला हुआ है रे। ठीक है, दीपावली की छुट्टियां आ गई है तो भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नहा धो के बैठ रहे हैं, तो नहा धो के बैठ रहे हैं तो वीडियो ऑन करने में कहाँ प्रॉब्लम है? निकुंज, अब निकुंज नहीं, अब देवांश तू पढ़ क्वेश्चन नंबर 17। Sir. A appointed B to accompany him on a tour for 3 months from 1st July at a certain salary. Before 1st July, A told B that B was no more required by him. Can B sue A? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये आपसे टॉपिक जानने की इच्छा रख रहा है। ए अपॉइंटेड बी, ए ने बी को अपॉइंट किया, यानी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि तुझे मेरे साथ में टूर पे चलना है 3 महीने के लिए फ्रॉम 1 जुलाई, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने के लिए तेरे को मेरे साथ में टूर पे चलना है, ऐसा इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब क्या हुआ, 1 जुलाई के पहले ही, 1 जुलाई जब से टूर चालू होने वाला था उससे पहले ही ए ने बी को बोल दिया कि तेरी जरूरत नहीं है यार, मत आना। ठीक है, अब क्या बी ए के ऊपर स्यू कर सकता है? पहले ही बता दिया 1 जुलाई से कि तेरी जरूरत नहीं है। तो सर कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन हुआ?
कॉन्ट्रैक्ट कब से एग्जीक्यूट होना था? 1 जुलाई से। 1 जुलाई के पहले ही ए ने बी को मना कर दिया कि तुझे साथ में चलने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं, बोलो कॉन्ट्रैक्ट कौन से टॉपिक से है, मतलब क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? जल्दी बोलो यार। पलक राठी, जल्दी बता। अरे पलक राठी, हाँ सर। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लगता है आपको? पलक राठी को पड़ेगी अभी लाठी, ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, कितना बड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि सर 1 जुलाई से जाना है। जब मतलब परफॉर्मेंस कब से देनी है कि सर 1 जुलाई से देनी है, उससे पहले ही ए ने बी को मना कर दिया, नहीं भैया मैं मेरी को तेरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। यानी कि बी इसको 1 तारीख से पहले ही एंटीसिपेटरी ब्रीच मान के और ए पे केस कर सकता है, और वेट भी कर सकता है फर्स्ट का, और फिर भी केस कर सकता है कि क्या पता है मेरे को ले जाए वापस, ठीक है। तो एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो, अभी तो आ गया, ठीक है। शिवम तेरे को आया या नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18, देवांश। A was appointed as a MD by a company. Later on, it was found that the appointment was invalid because the director appointed him were not eligible. Can A claim salary for the time he worked? मिस्टर ए को एक पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था उस कंपनी के बाकी के डायरेक्टर्स के द्वारा। लेटर ऑन, अच्छा ऐसा कहते हुए 3-4 महीने उससे काम भी करा लिया। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड, उसका अपॉइंटमेंट गलत था क्योंकि जिन डायरेक्टर्स ने उसको अपॉइंट किया था वो खुद ही ऐसा करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इस बेचारे मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट गलत था। अब उसको कहा कि सर ये तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया, हमारे पास में पावर्स नहीं थी भी, फिर भी हमने आपको अपॉइंट कर दिया, तो ये गलत एग्रीमेंट है। तो अब आपको अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है सर, हट जाता हूँ। कैन ए क्लेम सैलरी फॉर द टाइम ही वर्क? मान लो 4 महीने के लिए उस गफलत में उसने काम कर लिया, तो क्या वो 4 महीने की सैलरी क्लेम कर सकता है? बोलो हाँ या ना, और टॉपिक बताओ किससे है? क्वांटम मेरिट। यस, ये टॉपिक है क्वांटम मेरिट। मेरिट की स्पेलिंग ध्यान रखना, MERUIT है, MERIT नहीं है। क्वांटम मेरिट, जितना काम किया है उतने का तो मैं पैसा मांग सकता हूँ। तो मिस्टर ए क्वांटम मेरिट के हिसाब से 4 महीने का पैसा बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं फॉर द टाइम ही वर्क। क्वेश्चन नंबर 19, देवांश। A contracted with B to supply him 500 tons of iron and steel at rupees 5,000 per ton to be delivered at a specified time. Thereafter, A contracts with C for the purchase of 500 tons of iron steel at rupees 4,800 per ton, and at the same time told C that he did so for the purpose of performing his contract entered into with B. C failed to perform his contract in due course. Consequently, A could not procure any iron steel and B rescinded the contract. What would be the amount of damages which A could claim from C in the circumstances? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि सर ए ने बी को 500 मान लो टन या जो भी है एट द रेट रुपीज 5,000 पर टन के हिसाब से आयरन सप्लाई करने का वादा किया। उसने अब आगे सी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया 500 टन आयरन एंड स्टील 4,800 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदने के लिए, और सी को इन्फॉर्म भी कर दिया, भैया मैं तेरे से ये एग्रीमेंट इस कारण बना रहा हूं कि मुझे यहाँ पर सप्लाई करना है, तूने सप्लाई नहीं किया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। यानी प्रॉपर्ली ए ने सी को इन्फॉर्म भी कर दिया। अब ऑन द ड्यू डेट सी ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया,
तो अब क्या होगा इस केस में कि सर चूंकि यहाँ पर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में पहले से यहाँ पर बता दिया गया था, इसलिए ए जो है वो सी से 500 टन के हिसाब से गैप कितने रुपए का आ गया, 200 रुपए के हिसाब से जो इसका 200 बन रहा था वो, तो 500 into 200 इज इक्वल्स टू आई बिलीव 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट एज ए डैमेज इसको हुआ है वो डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि इन्फॉर्म कर दिया गया है केस लॉ बताना हेडले वर्सेस बक्सेंडे। ठीक है जी, ये केस लॉ का नाम, और चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर 3 पार्ट्स में आंसर करना, पार्ट 1, 2 और 3, जैसा आपको पहले से सभी लोगों को मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, वैसे आंसर करेंगे आप लोग, आई बिलीव इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, In case of breach of promise to marry, the damages are awarded under what type of measurement of damage, and what will be taken into account to give damage? एंड व्हाट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। मान लो हमारे देवांश ने किसी से शादी का वादा किया, एक गर्ल से, ठीक है, बाद में इसने उस वादे को तोड़ दिया, ठीक है, और बोलता है डायलॉग शाहरुख खान की तरह मार के जाते हैं, प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। पर लड़की जो थी ना वो टेढ़ी थी, इसने कहा मैं तुझे बताती हूँ प्रॉमिसेस तोड़ने का क्या शुरू होता है, तो इसने डैमेजेस क्लेम किए। अब डैमेजेस क्या होता है बेटा, आपको कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से आप सामने वाले से क्लेम कर सकते हो, ये होता है डैमेज को कैलकुलेट करने का तरीका। बट अब यहाँ पर इसको क्या नुकसान हुआ है, किसी ने शादी करने का वादा तोड़ के करके और वादा तोड़ दिया, तो आपको कितना नुकसान हुआ है ये आप मतलब क्वांटिटी में कैसे मेजर करोगे। तो सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी द डैमेजेस आर अवॉर्डेड अंडर व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैमेज, यानी कैसे तरीके के डैमेजेस अवार्ड किए जाएंगे, एंड व्हाट विल बी टेकन इनटू अकाउंट टू गिव डैमेज, और डैमेज कितना है वो किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। बताओ कौन सा डैमेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी पे कौन सा डैमेज वसूला जा सकता है, बताओ। टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ाए थे ना मैंने आपको, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, उसके बाद में प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज। सर विंडिक्टिव डैमेज, ये प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज जो है ये एक ही चीज होती है। सो दिस टाइप ऑफ डैमेज विल बी अवॉर्डेड। वैसे अपन बोलते हैं कि कोई भी डैमेज जो पनिशमेंट के नेचर में या विंडिक्टिव है या एग्जाम्पल सेट करने के लिए लगाया जा रहा है, नहीं, वो कोर्ट अलाउ नहीं करती है। लेकिन प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज को 2 जगह पे अलाउ किया जा सकता है। नंबर 1, जब किसी ने किसी दूसरे आदमी से शादी करने का वादा करके तोड़ दिया हो तो प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज उस पर लगाए जा सकते हैं। नंबर 2 क्या है भाई, कहां पर लगाए जा सकते हैं, जल्दी बताओ। प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज कहां पर लगाए जा सकते हैं, हिमांशी तू बता। जल्दी बता। तो मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं आ रहा है, अच्छा किसको याद आ रहा है, निनाद कदम जल्दी बता। सर उसके रेपुटेशन पे, उसकी दूसरा एक वो जगह है जहां पर पहला तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, और दूसरी सिचुएशन पूछ रहा हूं इस टॉपिक में से जहां पर प्यूनिटिव डैमेजेस को अलाउ किया जाता है, केवल इन 2 सिचुएशंस में। दूसरी सिचुएशन क्या है, आपको याद है मैंने बताया था, एक मल्टी मिलियनियर का 500 रुपए का चेक बाउंस हो गया बैंक वाले की गलती के कारण, तो उसकी गुडविल हर्ट हो गई या नहीं हो गई कि इनका तो 500 रुपए के चेक बाउंस हो रहे हैं। यानी कि जितने छोटे अमाउंट का चेक उतनी बड़ी ये प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज बैंक से डिमांड कर सकता है। सेकंड सिचुएशन याद आई रहे सबको, बोलो हाँ या ना, पढ़ा हुआ भूल जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन 2 सिचुएशंस में प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस अलाउ किए जा सकते हैं। बाकी डैमेज कभी भी किसी को पनिश करने के लिए नहीं लगाते, केवल इन 2 सिचुएशंस में अलाउ किए गए। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी टेकन इनटू अकाउंट टू गिव डैमेजेस, मतलब डैमेजेस किस हिसाब से लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर अभी अपने को निनाद ने दे दिया था कि सर जितनी इसको इंजरी सफर हुई है
एज पर हिज और हर गुडविल, या वो है ना, जितनी इंजरी सफर करी है उसने अपनी गुडविल की, मेंटल प्रॉब्लम सफर करी है, उस हिसाब से एक अमाउंट सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डाइसी टाइप सिचुएशन है, बट जितनी इंजरी हुई है उस हिसाब से अलाउ किया जाएगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है, अभी चैप्टर 6 के एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो मेरे ख्याल से करे हुए ही निकलेंगे आपके। आइए देख लेते हैं। ये 500 टन अभी अभी अपन करके आए हैं, तो ये क्वेश्चन हुआ है, वापस करने की जरूरत नहीं है। शांति ट्रेडर्स वाला भी अपन ने कर लिया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। सो विद दिस वी हैव कम टू आर द एंड ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लिया है, कंपनीज एक्ट पूरा कर लिया है। तो चलो सबसे पहले अब अपन डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट किसका होगा। फ्री कंसेंट तक मैं टेस्ट ले चुका हूं, जिसने नहीं दिया उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब अपन दो चैप्टर्स का टेस्ट रखते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन और वॉइड एग्रीमेंट्स। इन दो का टेस्ट कब रखूं, जो आप खुद मेरे को अभी हाथों हाथ बता दीजिए।